हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 6 एंड उसके आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब हमें देखो तीन पार्ट्स दिए हुए हैं, तीनों में हमें दो मैट्रिक्स इक्वल दी हुई है। दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस। मैंने आपको इक्वल मैट्रिसेस का कंसेप्ट बताया हुआ है। इक्वल मैट्रिसेस में क्या होता है, जो हमारे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। It means this element is equals to this element, this element is equals to this, and this is equals to this, and this is equals to this। बस यही कंसेप्ट का यूज करके हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो, जब ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल है तो y की वैल्यू क्या होगी हमारी 4, y की वैल्यू 4 होगी। देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 1, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल है, x इज इक्वल टू 1 आ गया, यहां लिख देते हैं। देन z इज इक्वल टू क्या आ गया, z इज इक्वल टू 3। दैट्स इट। बस मैट्रिक्स के एलिमेंट को हमने कंपेयर करा दिया, हमें आंसर मिल गया। दैट्स इट, फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। देन अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी सेम कंसेप्ट यूज होगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस। बस ये कंसेप्ट का यूज करो एंड आंसर निकाल दो। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। देन 5 प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया, क्योंकि दिस एलिमेंट इज इक्वल टू ये है, दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस एलिमेंट। देन 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 आ गया। देन एक्स वाई इज इक्वल टू 8 आ गया, दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस, एक्स वाई इज इक्वल टू 8। देन अब वैल्यूज निकाल दो। देखो सबसे पहले मैंने देखा यहां से कोई वैल्यू निकल रही है, यहां से वैल्यू निकल रही है। z इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। z की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। देन अब बचा क्या हमारे पास, x एंड y की वैल्यू, उनकी वैल्यू निकालते हैं। अब मैंने देखा इन दोनों इक्वेशन का यूज करके मैं x एंड y की वैल्यू निकाल सकता हूं। ऐसे क्वेश्चन तो हमने क्लास 10th में, क्लास 9th में, क्लास 11th में कितनी बार किए हैं। अब इन दोनों में से क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो, उसको दूसरी इक्वेशन में डाल दो। जैसे मैंने यहां से y की वैल्यू निकाली और इस वाली इक्वेशन में डाल दी, या आप ऐसे भी कर सकते हो, इस वाली इक्वेशन में से कोई वैल्यू निकाल के इसमें डाल दो, आंसर सेम ही आएगा। तो निकाल देते हैं। जैसे इन इक्वेशंस को नाम दे देते हैं फर्स्ट, सेकंड। बस अब इसको सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा। जैसे मैं यहां से y की वैल्यू निकाल रहा हूं और फर्स्ट इक्वेशन में डाल रहा हूं, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 8 बाई एक्स। अब इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो, पुट y इज इक्वल टू 8 बाई एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, y की जगह 8 बाई एक्स डाल रहा हूं बस मैं, x प्लस वाई की जगह 8 बाई एक्स इज इक्वल टू 6। इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी, एलसीएम ले लो इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 8 अपॉन में x इज इक्वल टू 6। देन x को इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6x। देन 6x को इधर ले जाओ, फिर इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे बस हम, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर देता हूं मैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर दो इसको। 8 के फैक्टर करे मैंने, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। अब इन तीनों का यूज करके मुझे मिडिल टर्म बनानी है। कैसे बनाऊंगा, 2 इंटू 2 4 और 4 और 2 6 होता है ना, तो बन जाएगी माइनस 4x माइनस 2x, माइनस 4x माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, x माइनस 4, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देन x की वैल्यू क्या आ गई,
x माइनस 4, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई हमारी 4 एंड x इज इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, इन दोनों वैल्यूज को किसी भी क्वेश्चन में डाल दो, यहाँ पे डाल देंगे, इजीली आंसर आ जाएगा हमारा। y की वैल्यू, हमें y की वैल्यू भी तो निकालनी है ना, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल देंगे। z की वैल्यू हमारी पहले आ रखी है, x की वैल्यू 2 आ गई है। अब इन दोनों वैल्यूज को हम y की जगह पे डाल देंगे, यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा। तो डाल देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, इसको कोई नाम दे दो, इक्वेशन को इक्वेशन ए दे दो इसको नाम, ओके। पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन ए एंड पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन ए, दोनों डाल देंगे साथ साथ। अब डाल के आंसर निकाल दो बस, क्या आ जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू 8/x है, x की जगह 4 डाल दो, y इज इक्वल टू 8/4 इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 आ गया इधर से हमारा। देन इधर से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 8/x, y इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4 आ गया ये, तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 4 आ गई। देन आंसर क्या आया, जब हमारी x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 2, जब x की वैल्यू 2 है y की वैल्यू 4, यहाँ पे लिख दो, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2 एंड z तो हमारा 0 ही चल रहा है, z इज इक्वल टू 0 एंड इधर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 0 चल रहा है। दैट्स इट, सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे ना, तो ये वाला एलिमेंट इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ये हमारी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 3x1 की है, 3x1 3x1, क्योंकि देखो इसमें 3 रोज हैं, 1 रो 2 रो 3 रो और कॉलम 1 है, तो 3x1 की हुई ना, 3 रोज 1 कॉलम। ऐसे ही ये भी 3x1 की है, इसमें भी 3 रोज है और 1 ही कॉलम है। देन बस इनको सॉल्व कर दो, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, यहाँ पे लिख दो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, देन x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, देन थर्ड वाली y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। बस इन तीनों को अब सॉल्व कर देंगे, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। अब देखो मैंने थोड़ा सा देखा, मैंने कहा यहां से तो कोई वैल्यू निकाल नहीं सकता मैं, यहाँ पे x प्लस जेड है, यहाँ से भी कोई वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ y प्लस जेड है, यहाँ से भी कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिल रही। फिर मैंने देखा मेरे को यहाँ पे y प्लस जेड दिया हुआ है, y प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ y प्लस जेड की जगह यहाँ मैं 7 डाल दूंगा तो मेरी x की वैल्यू नहीं आ जाएगी, 7 को इस साइड ले जाऊंगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2, तो डाल देंगे। सबसे पहले लिखो, इन इक्वेशंस को नाम दे दो, जैसे ये फर्स्ट होगी, ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी। लिख दो पुट इक्वेशन 3 इन फर्स्ट, पुट इक्वेशन 3 इन फर्स्ट, डाल दो। अब आंसर निकाल दो, कितना हो गया, x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 आ गया हमारा, x की वैल्यू हमें मिल गई। अब मैंने देखा इस x की वैल्यू को हम कहीं यूज करके और कुछ निकाल सकते हैं, मैंने कहा हाँ यार ये निकाल तो सकते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू को 2 डाल दूंगा तो मेरी z की वैल्यू आ जाएगी, तो निकाल दो। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड, डाल दो बस। अब x की वैल्यू 2 डालो, z कितना आ जाएगा, 2 प्लस z इज इक्वल टू 5, z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, आंसर। दैट्स इट। अब बचा क्या हमारा, x निकल गया, z निकल गया, y बच गया। अब z की वैल्यू को यहां पे डाल देंगे तो हमारा y निकल जाएगा। देन यहां पे लिखो नीचे पुट z इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड, बस अब निकाल दो। z की वैल्यू मैंने यहाँ पे 3 डाली तो कितना आ जाएगा, y प्लस 3 इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4।
दैट्स इट। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, z इज इक्वल टू 3। खत्म क्वेश्चन हमारा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 7th। क्वेश्चन 7th क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन दिस। अब हमें दो मैट्रिक्स इक्वल दी हुई हैं, जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, यही कंसेप्ट का यूज करेंगे। कर दो, दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ये वाले कंसेप्ट का यूज करो एंड आंसर आएगा हमारा 100%। a माइनस बी इज इक्वल टू -1, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, देन 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। अब आप इधर ध्यान से देखोगे तो हमें कहीं भी ना डायरेक्ट आंसर नहीं मिल रहा। जैसे देखो a की वैल्यू हमें डायरेक्ट नहीं मिल रही, यहाँ पे b की वैल्यू कहीं भी डायरेक्ट नहीं आ रही, c की वैल्यू भी नहीं मिल रही हमें, d की वैल्यू भी नहीं मिल रही डायरेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब आपको गाइस पता होगा हम इक्वेशन को सॉल्व करते कैसे हैं। देखो, जब हमें कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, ये तो याद करो। जैसे देखो, हमें कोई इक्वेशन दी हुई है, मान लो हमें इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, जैसे ये कोई हमें इक्वेशन दी हुई है। और एक ये इक्वेशन दी हुई है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, जैसे ये कोई इक्वेशन दी हुई है हमें। जब भी हमें दो इक्वेशन को सॉल्व करना होता था, याद करो, तो हमें क्या क्या चाहिए, जिन दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है उन दोनों के वेरिएबल सेम होने चाहिए, तभी तो हमारा आंसर आएगा। जैसे देखो, इस वाली इक्वेशन में हमारे वेरिएबल क्या है, एक्स एंड वाई, एंड इस वाली इक्वेशन में भी हमारे जो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई है। अब जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तब हमारा कोई आंसर आएगा। देखना, जैसे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, -3y से ये चला गया पूरा, देन 2x, ये भी माइनस, 2x माइनस 4x माइनस 2x, देन -2x, ये कितना आ जाएगा -3, कितना आ गया हमारा x इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो, x इज इक्वल टू 3/2 हमारी वैल्यू आ गई। देखो, अब हमारी कोई वैल्यू तो आई है, कम से कम हमारा आंसर तो आया कोई। अब आप कोई ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना जिसके वेरिएबल दोनों वेरिएबल सेम नहीं है, तो हमारा आंसर नहीं आएगा। देखो, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मैंने कोई इक्वेशन ली 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, और मैंने एक और कोई इक्वेशन ली 2x प्लस 5z इज इक्वल टू 8। अब आप इसको सॉल्व करके बताओ मेरे को, आपको कोई आंसर ही नहीं मिलेगा, आपको दोबारा एक इक्वेशन ही मिल जाएगी। मैंने जैसे इसको सॉल्व किया, माइनस माइनस माइनस, 2x से 2x कैंसिल, 5y माइनस 5z इज इक्वल टू 7 माइनस 8 इज इक्वल टू -1। हमारा कोई आंसर आया? नहीं आया, कोई वैल्यू नहीं आई हमारी। जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू आई है, यहाँ पे तो दोबारा एक इक्वेशन ही बन गई है, 5y माइनस 5z इज इक्वल टू -1। इसलिए हमें जब भी किसी दो इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, उनके वेरिएबल सेम वाली इक्वेशन लेनी होती है। जैसे इस वाली इक्वेशन में एक्स वाई वेरिएबल है, तो इस वाली इक्वेशन में भी हमें एक्स वाई वेरिएबल ही लेना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर आ पाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब देखो, यहाँ पे हम कौन सी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या मैं इस वाली और इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि इसके वेरिएबल ए एंड सी है, इसके सी एंड डी है, दोनों सेम होने चाहिए। इट मीन्स इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकता। देन इस और इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ मैं। देखो, 2a प्लस सी है और ये a और b है, यहाँ पे a और c है वेरिएबल, यहाँ पे a और b है, तो मैं नहीं कर सकता, दोनों अलग अलग है। a और a तो सेम है, लेकिन b एंड c सेम नहीं है, तो ये वाली इक्वेशन भी सॉल्व नहीं हो सकती। देन अब देखो, इन दोनों इक्वेशन को देखो, इसमें वेरिएबल a है, इसमें वेरिएबल b है, इसमें वेरिएबल a है, इसमें वेरिएबल b है, तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ 100%। तो कर देंगे, दिक्कत क्या है, और हमारा आंसर भी आएगा। इसको मैंने जैसे नाम दे दिया 1, इसको दे देते हैं 2, ये होगी हमारी थर्ड इक्वेशन, इसको दे देते हैं फोर्थ। अब सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, क्या मिलेगा हमें, ये वाली इक्वेशन है a माइनस बी इज इक्वल टू -1, ये वाली इक्वेशन है 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर दो बस, इसे कुछ नहीं करना, एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। जिसको भी गाइस एलिमिनेशन मेथड नहीं आता ना, वो क्या करो, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको ना डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां लिखा होगा बेसिक्स ऑफ मैथ्स, बेसिक्स ऑफ मैथ्स, उस वाले लिंक पे क्लिक कर दो। यहाँ पे कोई लिंक होगा ना, उस वाले लिंक पे क्लिक कर दो, एक प्लेलिस्ट खुल जाएगी, यूट्यूब की एक प्लेलिस्ट खुल जाएगी,
उसमें ना मैंने एक वीडियो बनाई हुई है एलिमिनेशन मेथड पे, वो वाली पूरी वीडियो देख लो, पूरी देखना, तभी ये एलिमिनेशन मेथड के बेसिक क्लियर होंगे आपके, वरना नहीं होंगे। एलिमिनेशन मेथड की वहां से वीडियो देख लो। अब देखो, मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड का नाम एलिमिनेशन मेथड इसलिए पड़ा है क्योंकि उसमें हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल चल रहे हैं ना, एक को हम एलिमिनेट कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो अब यहाँ पे मैंने देखा यहाँ माइनस बी है, यहाँ पे माइनस बी है। अब मैं इस माइनस बी को किसी तरह प्लस बी बना दूं तो माइनस बी से ऐसे प्लस बी कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसको प्लस बी बना दूंगा, इसको प्लस बी बनाऊंगा, इसका पॉजिटिव साइन है, इसको मुझे नेगेटिव करना पड़ेगा क्योंकि पूरी इक्वेशन के साइन बदलूंगा ना मैं इस वाली। इसको मैंने माइनस से प्लस किया तो इसको प्लस से माइनस करूंगा, देन इसको तो प्लस माइनस करो, ये तो एक ही बात है क्योंकि ये तो जीरो ही है। सॉल्व कर दो बस अब इसको, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल कर दिया मैंने, बचेगा क्या, देखो ए माइनस टू है, कितना आ गया माइनस ए, देन ये तो कुछ नहीं बचा, देन इज इक्वल टू कितना बचा है माइनस वन, ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। दैट्स इट। हमेशा हम जब साइन बदलते हैं तो पूरी इक्वेशन के बदलते हैं। अब देखो ए इज इक्वल टू 1 आ गया, अब इस ए इज इक्वल टू 1 वाली वैल्यू को किसी इक्वेशन में डाल दो, देखो हमारी आंसर आ रहा है, ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन है। यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू 1 डाली, आ जाएगा मेरा आंसर, कितना आ गया, पुट ए इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, आंसर क्या है हमारा, ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन, ए की जगह मैंने 1 डाला, 1 माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन, 1 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन कितना हो गया माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू, माइनस से माइनस कैंसिल, बी इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर। ठीक है, बी इज इक्वल टू 2 आ गया। देन अब इन दोनों वैल्यूज को यूज करके देखो और कोई वैल्यू निकल रही है हमारी। मैंने देखा इधर ए और बी है, इधर तो मेरा ए और बी दोनों आ चुका है, फिर मैंने देखा ए की वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ, सी की वैल्यू आ जाएगी मेरी, देन पुट करो, पुट ए इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, डालो 2 इंटू में 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, कितना आ गया, सी इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, सही है। देन डी की वैल्यू निकाल दो, सी की वैल्यू यहाँ पे डाल के डी की वैल्यू निकाल दो, 3 इंटू 3 यहाँ पे वैल्यू लिख देना, ठीक है। पुट सी इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फोर्थ, क्या आ जाएगा, 3 इंटू में 3 प्लस डी इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 13, सॉरी मैंने गलती से ये वाला 4 पढ़ लिया, इज इक्वल टू 13, देन कितना आ गया 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13, डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4, दैट्स इट। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 4। क्वेश्चन 7 हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब गाइस कई बच्चे ना इसको देख के घबरा जाते हैं, सर ये क्या लिखा हुआ है, इसको देख के कभी भी घबराया मत करो, मैंने आपको पहले भी बताया और अभी दोबारा बता रहा हूँ, ये किसी भी ना मैट्रिक्स को लिखने की डिनोशन है। हम किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, ये जनरल फॉर्म है किसी भी मैट्रिक्स को लिखने की, कोई भी मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए आई जे एम क्रॉस एन। अगर इसका हमें ऑर्डर पता होता, जैसे यहाँ पे हमें अगर पता होता कि इसका ऑर्डर 3x2 है किसी भी मैट्रिक्स का, तो यहाँ पे हम एम क्रॉस एन की जगह 3x2 लिख देते। अगर कोई मैट्रिक्स होती 5x3 तो उसका ऑर्डर हम यहाँ पे 5x3 लिख देते हैं। ये बस जनरल फॉर्म है लिखने की, इसको देख के घबराया मत करो, इसको देख के बस ऐसे समझा करो कि ये लिखा हुआ है कि ये कोई एक मैट्रिक्स है हमारी। देखो यहाँ पे लिखा कोई एक मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये कह रहे हैं इफ, अभी हमें कंडीशन दी हुई है, बताओ ऐसा कब होगा, मैंने आपको बताया है कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तब होती है, कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तब होती है जब उसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं, मतलब 3x3 हो या 4x4 हो या 5x5 हो, इट मीन उसका एम और एन इक्वल होना चाहिए, तब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ये चीज मैंने आपको बताई हुई है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए, तो एम इज इक्वल टू एन हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इफ एनी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स then its number of rows will always be equal to number of columns। वैसे थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी होती है। Hence C m is equals to n, यहाँ पे लिख देना m is equals to n।
क्वेश्चन 8 खत्म। अब देखते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। कह रहा है बताओ कौन सी एक्स एंड कौन सी वाई की वैल्यू पे ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल होती हैं। हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। देखो अब हमारी अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो क्या क्या होएगा, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये वाला एलिमेंट इसके, ये वाला एलिमेंट इसके और ये वाला एलिमेंट इसके, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। देन लिख दो सबसे पहले यहाँ पे जो जो इक्वल आएंगे। अगर ये मैट्रिक्स इक्वल है तो क्या क्या होगा, देखो 3x + 7 = 0 होगा, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल, 3x + 7 = 0। देन नेक्स्ट लिख दो y - 2 = 5, देन y + 1 = 8, देन 2 - 3x = 4। अब यहां से x एंड y की वैल्यू निकालो। सबसे पहले देखो इस वाली इक्वेशन से निकालते हैं हम, ये वाली इक्वेशन का यूज करके निकालते हैं। y की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, y = दूसरे पेन से कर लेता हूँ, y = 5 + 2 = 7। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 7। चलो ठीक है, फिर मैंने कहा यहाँ से निकाल के देख लेते हैं। y + 1 = 8 है और y = क्या आ जाएगा, यहाँ से भी 7 आ जाएगा, यहाँ से भी हमारा 7 ही आ रहा है। y = 8 - 1 y = 7। तो चलो y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, y = 7। अब x की वैल्यू निकालते हैं। देन x की वैल्यू यहाँ से निकालो, इस वाली क्वेश्चन से निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, 3x = -7 और x = -7/3। यहाँ से x की वैल्यू -7/3 आ गई। देन अब ये इस वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के देखो क्या आ रही है, सारी जगह से निकाल के जरूर देखा करो। 2 - 3x = 4, क्या आ जाएगी, -3x = 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2। देन x = क्या आ जाएगा, -2/3। सही है कि नहीं। अब देखो एक पंगा पड़ गया बहुत ज्यादा, अब वो क्या पंगा है वो बताता हूँ आपको। देखो हमारा x की वैल्यू आ रही है -7/3 और x की वैल्यू -2/3 आ रही है। अब देखो सबसे पहले y की वैल्यू समझो, y की वैल्यू 7 आ रही है ना दोनों से। अब यहाँ पे देखो y की वैल्यू डाल के देखो 7, क्या हमारी मैट्रिसेस इक्वल आ भी रही है या नहीं आ रही। सबसे पहले देखो ये भी तो देखो, y = 7 मैंने डाला यहाँ पे, 7 - 2 ये क्या हो जाएगा 5, ये वाली टर्म हमारी 5 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैं जब 7 डालूंगा 7 - 2 5 हो गया। देन ये 5 है और ये भी 5 है, क्योंकि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इक्वल होनी चाहिए ना, ये वाली टर्म और पूरी ये वाली टर्म इक्वल होनी चाहिए। अब ये वाली टर्म तो y - 2 जब मैंने डाला तो 5 आ गया, तो 5 = 5 है, तो ये तो पूरी सेटिस्फाई कर रही है। फिर मैंने दूसरी जगह y डाल के देखा, जहाँ जहाँ y है वहां डाल के जरूर देखा करो। देन यहाँ पे मैंने y की जगह 7 डाल के देखा, 7 + 1 क्या होता है 8, तो ये 8 है, यहाँ भी 8 है। चलो y तो सेटिस्फाई कर रहा है हमारा, सारी जगह y की वैल्यू 7 सेटिस्फाई कर रही है हमारी मैट्रिक्स को, तो y की वैल्यू तो 7 आ गई हमारी। अब आते हैं हमारी x की वैल्यू पे, x की वैल्यू को डाल के देखो पूरी मैट्रिक्स में कि मैट्रिक्स दोनों इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। जहां जहां x आ रहा है वहां आप x की वैल्यू डाल के देखेंगे। देखो अब x = -7/3 है ना, अब x = -7/3 दोनों जगह डाल के देखो मैट्रिक्स इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। देखते हैं, 3x + 7 की जगह -7/3 डालो। सबसे पहले 3x + 7 है ना, इसकी जगह -7/3 डालो x की जगह, तो क्या आ जाएगा -7/3 + 7 = कितना आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, -7 + 7 क्या हो जाएगा 0। तो ये चीज तो हमारी 0 आ गई, इतनी चीज हमारी 0 आ रही है, 0 और ये भी 0 है। मैंने कहा चलो यहाँ पर तो सेटिस्फाई कर रहा है, x की वैल्यू -7/3 यहाँ पर तो सेटिस्फाई कर रही है। अब यहाँ पे डाल के देखते हैं -7/3 यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही, क्योंकि पूरी मैट्रिक्स में सेटिस्फाई करनी चाहिए। 2 - 3x है ना ये, अब 2 - 3x की वैल्यू x की वैल्यू डालो यहाँ पे, क्या आ जाएगी 2 - 3 इंटू में x की -7/3 डालो, -7/3 कितना आ जाएगा, देखो 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +7 + 2 = 9 आ गए। अब ये चीज मेरी 9 आ रही है, इतनी चीज मेरी 9 आ रही है, और ये आनी कितनी चाहिए थी 4 आनी चाहिए थी, आ रही है हमारी 9, तो ये तो हमारी सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा। ये वाली x की वैल्यू तो नॉट पॉसिबल है, क्योंकि ये टर्म इसके इक्वल होनी चाहिए और ये टर्म इसके भी इक्वल भी तो होनी चाहिए ना, और ये 9 आ रही है 4 आ रही है ये वाली x की वैल्यू डालने पे, तो गलत हो गया, ये मैट्रिक्स इक्वल आ ही नहीं रही। तो इट मीन्स x = -7/3 नॉट पॉसिबल है। अब x = ये डाल के देखो -2/3, इस जगह भी और इस जगह भी इक्वल आ रही है तो ठीक है, इक्वल नहीं आ रही तो गलत है, नॉट पॉसिबल है ये वाला भी। डाल के देखते हैं सबसे पहले 3x + 7, यहाँ पे x की वैल्यू -2/3 डाल के देखो, -2/3 + 7 कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, -2 + 7 कितना हो जाएगा 5,
5 आ रही है। अब ये कितना आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे 0 है, आ क्या रहा है 5, तो ये वाला भी नॉट पॉसिबल हो गया, x इक्वल टू -2/3, क्योंकि पहले वाला ही नॉट पॉसिबल आ रहा है। अगले वाला डाल के देख लो चाहे, 2 - 3x है, 2 - 3 इंटू में -2/3, 3 से 3 कैंसिल, देन ये कितना आ जाएगा, +2 - 2 0 हो जाएगा, ये +2 - 2 नहीं, +2 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ये कितना आ गया 4, तो ये 4 = 4 आ रहा है, ये तो सही है। पर मैंने आपको क्या बताया, सारी जगह सेटिस्फाई करनी चाहिए एक्स की वैल्यू। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे तो सेटिस्फाई कर रही है, पर यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। यहाँ पे हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 5, आने कितनी चाहिए थी 0, तो नॉट पॉसिबल है। मैट्रिक्स पूरी इक्वल आनी चाहिए हर एक वैल्यू डालने में, मैट्रिक्स इक्वल आई नहीं रही हमारी, जब मैट्रिक्स इक्वल आई नहीं रही तो क्या आंसर आएगा हमारा, नॉट पॉसिबल। जो गाइस मैं वर्ड्स बोलता हूँ ना, उनको ना अच्छे से ग्रैब जरूर किया करो, नहीं तो ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों का गलत होता ही होता है। देखो मैंने क्या कहा है, जो भी आपकी एक्स की या जो भी आपकी वाई की वैल्यू है, उनको ना पूरी मैट्रिक्स में डाल के दिखा करो। कोई भी एक्स की वैल्यू, कोई भी वाई की वैल्यू आए, उसको पूरी मैट्रिक्स में सारी जगह डाल के दिखा करो। अगर वो सेटिस्फाई कर रही है तो ठीक है, सेटिस्फाई नहीं कर रही तो नॉट पॉसिबल। बस सारी जगह डाल के देखना होता है। ओके, तो क्वेश्चन 9 हो गया कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। अब हमें 4 ऑप्शन दिए हुए। देखो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमारी कोई एक मैट्रिक्स है 3x3 की, जैसे मैंने ये कोई मैट्रिक्स बना दी 3x3 की। अब ऑब्वियसली 3x3 की मैट्रिक्स है तो इसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे ना, 3x3 9 होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 9 एलिमेंट्स की स्पेस बना दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे हम 9 एलिमेंट्स भर सकते हैं। अब हमें कह रहे हैं जो हमारी ये 3x3 की मैट्रिक्स है ना, इसमें जो ये हमारे एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स की जगह ना आप यहाँ पे या तो 0 डाल सकते हो या तो 1 डाल सकते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं डाल सकते। या तो आप यहाँ पे 0 डाल सकते हो या 1 डाल सकते हो। कह रहा अगर यहाँ पे आप 0 डालते हो या 1 डालते हो तो इसके बताओ नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस क्या बनेंगी। जैसे देखो ना, ये हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है, यहाँ पे अगर मैं कह रहे हैं कि जो हमारी खाली स्पेसिस है, यहाँ पे आप या तो 0 डाल सकते हो या फिर 1 डाल सकते हो, इन दोनों में से कोई एक ही डाल सकते हो सारी स्पेसिस पे, या 0 या 1, या 0 या फिर 1, या 0 या फिर 1। तो कह रहे हैं अगर आप यहाँ पे 0 या फिर 1 डालो तो बताओ कितनी मैट्रिसेस ऐसी बन सकती हैं यहाँ पे 3x3 की। हमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। हमें क्वेश्चन में कह रहा है जो ये खाली स्पेसिस है ना, यहाँ पे आप या तो 0 डाल सकते हो या फिर 1। जैसे देखो मैंने ये एक मैट्रिक्स बनाई, इसमें मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया, यहाँ 1 डाल दिया, यहाँ 1 डाल दिया, यहाँ फिर 0 डाल दिया, फिर 0 डाल दिया, फिर 1 0 0 1, ऐसे कुछ भी डाल सकते हैं। 0 और 1 के अलावा और कुछ नहीं डाल सकते, 0 और 1 डाल सकते हैं बस यहाँ पे। तो कह रहा है ऐसे ही बताओ कितनी मैट्रिसेस बनेंगी। देखो मैं आपको 4-5 तो अभी बना के दिखाता हूँ। जैसे देखो मैंने यहाँ पे 0 1 1 ऐसे डाला ना, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1 0 0 0 0 0 0 0 1, ये भी डाल सकता हूँ मैं। इनकी बात मैंने मानी है, या तो 0 डाला या तो 1 डाला सारी जगह पे। अब यहाँ पे डाल के बताता हूँ मैं आपको 1 0 0 0 0 0, कहीं भी कुछ भी डाल सकते हो 1 और 0 में से, 0 1 0, एक मैट्रिक्स हमारी ये बन गई। जैसे और कुछ यहाँ पे डालता हूँ, जैसे मैं सारी जगह 1 ही डाल देता हूँ, मान लो सारी जगह मैंने 1 ही डाल दिया तो भी मैंने इनके रूल का फॉलो किया। ऐसे मैं सारी जगह 0 भी डाल सकता था, यहाँ पे अगर मैंने सारी जगह 0 डाल दिया तो मैं सारी जगह ऐसे 0 भी आ सकता था। ऐसे बताओ कितनी सारी मैट्रिसेस बन जाएंगी ना। बस क्वेश्चन में यही पूछ रहे हैं, बताओ अगर मैं खाली स्पेस पे 0 या 1 डालता हूँ, जो हमारे एलिमेंट्स है ना, इनकी जगह कह रहे हैं अगर मैं 0 या 1 डालता हूँ तो बताओ मेरी कितनी मैट्रिसेस बनेगी। देखो एक तरीका तो ये, आप सारी मैट्रिसेस बना के देखो, ये बहुत लंबा तरीका है, आपको कम से कम भी 2-3 दिन लग जाएंगे इतनी सारी मैट्रिसेस बनाने में। अगर आप ऐसे मैट्रिसेस बना के देखोगे, बार बार ऐसे मैट्रिसेस बनाओगे, फिर उसमें 0 1 0 1 डाल के देखोगे, ऐसे तो बहुत सारी मैट्रिक्स बनती जाएंगी। कितनी देर तक आप बनाते रहोगे बताओ। अब इसका शॉर्ट तरीका ये है, मैं आपको बताता हूँ। देखो गाइस, जब भी क्वेश्चन में कुछ ऐसा कह रहा हो कि मुझे किसी खाली जगह को भरना है और एक से ज्यादा तरीके से भर सकते हैं। दोबारा सुनो, जब भी किसी क्वेश्चन में कह रहा हो मुझे किसी खाली जगह को भरना है और एक से ज्यादा तरीके से भर सकते हैं उसको, तो हमेशा ना गाइस मेरे दिमाग में हमेशा परमुटेशंस का कंसेप्ट आता है। मैं आपको बताता हूँ परमुटेशन होता क्या है। परमुटेशन भी यही होता है। देखो परम्यूटेशंस, ये हमने क्लास 11th चैप्टर 7 में भी पढ़ा था, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज भी करा रहा हूँ। परमुटेशंस का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट्स। देखो परमुटेशन में हमारा होता क्या था, जैसे हमें कोई 3 खाली जगह दी हुई है, मुझे इनको भरना है, ठीक है। मुझे कोई 3 खाली जगह दी हुई है
और मुझे इनको भरना है, और मेरे को कह रहे हैं मैं इसको दो वे से भर सकता हूँ, या तो मैं इसमें 0 डाल सकता हूँ या 1 डाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कैसे भरूंगा, या तो इन खाली बॉक्सेस में 0 डाल दूंगा, या 1 या 0 या 1 या 0 या 1, यही कर सकता हूँ ना। तो देखो जो मेरा खाली बॉक्स है इसको मैं कितने वेज से भर पाया, जो मेरा एक खाली बॉक्स था इसको मैं दो वेज से भर पाया ना, या तो मैं 0 डाल सकता हूँ इसमें या 1 डाल सकता हूँ। तो कितने वेज से भर सकता हूँ इसको, 2 वेज से। ऐसे ही सिमिलरली जो ये वाला बॉक्स है इसको भी 2 वेज से भर सकता हूँ मैं। सिमिलरली इस वाले बॉक्स को भी 2 वेज से भर सकता हूँ, या तो 0 डाल सकता हूँ इसमें या 1, 2 वेज से। अब देखो जो हमारा परम्यूटेशंस का कंसेप्ट है ना, वो हमें क्या बताता है कि ये जो 3 बॉक्सेस हैं इनके टोटल कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे। जैसे मैंने इन 3 बॉक्सेस में पहले मैंने 0 डाल दिया, तीनों में 0 डाल दिया, फिर मैंने तीनों में 1 डाल दिया, ऐसे भी तो हो सकता है, तीनों में मैंने 1 डाल दिया, फिर तीनों में मैंने कुछ और डाल दिया, यहाँ पे 0 1 0 डाल दिया, ऐसे मैंने यहाँ पे दोबारा और कुछ डाल दिया, तीनों बॉक्सेस में 1 0 1 ऐसे डाल दिया। तो एक अरेंजमेंट मेरा ये हो गया, 2 3 4 ऐसे 5 6 7 ऐसे कितने सारे बनेंगे। तो परम्यूटेशन हमें ये बताता है कि ऐसे कितने अरेंजमेंट्स बन सकते हैं। देखो कैसे बताएगा, पहले वाले बॉक्स को मैं कितने वेज से भर सकता हूँ, 2 वेज से, दूसरे वाले बॉक्स को भी 2 वेज से, और तीसरे वाले बॉक्स को भी 2 वेज से भर सकता हूँ ना। तो तीनों को बस हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, इज इक्वल टू 2 2 4 4 2 8। इट मीन्स ऐसे बॉक्सेस के 8 अरेंजमेंट्स बनेंगे, 5th 6th 7th एंड 8th, ऐसे 8 अरेंजमेंट्स बनेंगे बस। ओके, अब सोचो जैसे अगर मैं इन तीनों बॉक्सेस को 3 वेज से भर सकता, जैसे मुझे बोला होता कि एक बॉक्स को आप या तो 0 डाल सकते हो इसमें, या 1 डाल सकते हो, या 2 भी डाल सकते हो। तो एक बॉक्स को मैं कितने वेज से भर सकता था, 3 वेज से। इसको भी 3 वेज से भर सकता हूँ, या 0 डाल सकता हूँ या 1 डाल सकता हूँ, इसमें 2 डाल सकता हूँ, इसमें भी या तो 0 या 1 या 2, इसमें भी या 0 डाल सकता हूँ या 1 डाल सकता हूँ या 2 डाल सकता हूँ। तो तीनों को मैं 3 वेज से भर सकता हूँ ना। तो अब टोटल कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे इन तीनों बॉक्सेस के, कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे अब, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना आ गया, 27। इट मीन्स अब इसके 27 अरेंजमेंट्स बनेंगे। एंड अगर आपको परम्यूटेशंस का कंसेप्ट और ज्यादा अच्छे से सीखना है तो आप क्या करो, क्लास 11th चैप्टर 7 की ना सबसे पहले वाली वीडियो देख लो। जो सबसे पहले वाली वीडियो होती है ना हमेशा, वो मैं पूरी बेसिक पे बनाता हूँ। क्लास 11th चैप्टर 7 की सबसे पहले वाली वीडियो देख लो, मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ओके, तो आपको मोटा मोटा मैंने परम्यूटेशंस का कंसेप्ट बता दिया। मैंने परम्यूटेशंस का मीनिंग होता है अरेंजमेंट। अब देखो ये चीज हमारी यहाँ पे लगेगी, हमें क्या कह रहे हैं, एक जगह को हमने दो तरीके से भर सकते हैं। हमारी एक जगह है ये, इसको हम दो तरीके से भर सकते हैं, ऐसी टोटल 9 जगह है। तो कितने तरीके से भर पाएंगे आप खुद बताओ। ऐसे समझो कि हमारे पास यहाँ पे ऐसे 9 खाली बॉक्सेस पड़े हैं, हमें इनको भरना 4 5 6 7 8 एंड 9। हमारे पास ये 9 खाली बॉक्सेस है, अब इसको हमें भरना है। तो कितने तरीके से भर सकते हैं हम, या तो इसमें 0 डाल सकते हैं या 1 डाल सकते हैं, या तो 0 या फिर 1, या तो 0 या फिर 1, सब में या तो 0 डाल सकते हैं या तो 1 डाल सकते हैं। इट मीन्स हम हर एक बॉक्स को 2 वेज से भर सकते हैं, 2 वेज से, इसको भी 2 वेज से भर सकते हैं, इसको भी 2 वेज से भर सकते हैं। सही कह रहा हूं ना। अब देखो जब सारे बॉक्सेस को हम 2 वेज से भर सकते हैं तो जितने भी हमारे नंबर ऑफ वेज हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर दो, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स की जगह टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस है, तो मैट्रिसेस आ जाएंगी। परम्यूटेशंस में हमारे अरेंजमेंट्स होते थे, यहाँ पे मैट्रिसेस है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कह लो या अरेंजमेंट्स कह लो, एक ही बात होती है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे टोटल कितनी बार आ जाएगा, 2 9 बार। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिख दूं क्या, 4 5 6 7 8 9 इज इक्वल टू 2 की पावर 9। तो 2 की पावर 9 क्या होता है हमारा, 512। तो 512 हमारा आंसर। समझे हो कंसेप्ट को। इस 512 का मतलब ये है कि जो हमारी ये मैट्रिसेस हैं ये 512 मैट्रिसेस बन सकती हैं अगर इसके अंदर हम 0 1 0 1 0 1 डालें। जैसे देखो मैंने अभी आपको 4 मैट्रिसेस बना के दिखाई थी, सबके अंदर मैं 0 डाल सकता हूँ, यहाँ पे सबके अंदर मैं यहाँ पे 0 डाल सकता हूँ, ये मेरी एक मैट्रिक्स होगी। यहाँ पे सबके अंदर मैं 1 भी डाल सकता हूँ, ये मेरी एक और मैट्रिक्स हो गई।
यहाँ पे मैं सबके अंदर या तो 0 डाल सकता हूँ या 1 या 0 फिर या 1 या 0 या फिर 1, ये मेरी एक और मैट्रिक्स हो गई। ऐसी कितनी सारी मैट्रिक्स बनेंगी, ये हमारा अरेंजमेंट ये बताता है, परमुटेशन हमारी ये बताती है। तो टोटल मैट्रिसेस हमारी कितनी बन सकती है, 512। हम तो यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं ना, 0 1 0 1, कितने सारे बदल सकते हैं। हम यहाँ से भी चालू कर सकते हैं 1 0 1 0 0 1 0 0 0, ऐसी कितनी सारी मैट्रिसेस बन सकती है, कितनी सारी। यहाँ पर परमुटेशन से हमारा काम आसान कर दिया कि हमें इतनी सारी मैट्रिसेस बना के नहीं देखनी पड़ी, हमें डायरेक्ट नंबर बता दिया कि इतनी मैट्रिसेस हमारी बन सकती हैं, 512। अब मैं आपको एक हल्का सा ना क्वेश्चन बदल के देता हूँ, फिर देखता हूँ कि आप कर पाते हो या नहीं कर पाते। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ। मैं अब आपका क्वेश्चन हल्का सा चेंज करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से करना। देखो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, विद ईच एंट्री 0 और 1, इट मीन्स हम एक जगह पे 0 भर सकते थे या 1 भर सकते थे ना। अब मैं आपका क्वेश्चन हल्का सा चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे 0 और 1 की जगह मैं लिख रहा हूँ 0 और 1 और 2। मतलब हम एक जगह को 3 वे से भर सकते हैं, या तो 0 या फिर 1 या फिर 2। अब मेरे को पॉसिबल अरेंजमेंट्स बताओ, पॉसिबल मैट्रिसेस बताओ कितनी बनेंगी। ध्यान से बताना, हम एक जगह को 3 वे से भर सकते हैं, 0 या फिर 1 या फिर 2। मैंने आपको ये चीज बताई है कि जितने भी हमारे नंबर ऑफ वेज होते हैं उन सबका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो एक जगह पे नंबर ऑफ वेज कितने आ रहे हैं, जैसे इस बॉक्स में मेरे नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, 3, 0 या फिर 1 या फिर 2, मतलब 3 वेज हो गए। ऐसे ही यहाँ पे भी 0 या फिर 1 या फिर 2, यहाँ पे भी हमारे 3 वेज हो गए, यहाँ पे भी हमारे 3 वेज हो जाएंगे, यहाँ पे भी हमारे 3 वेज हो जाएंगे, ऐसे यहाँ पे भी हमारे 3 वेज हो जाएंगे, सारी जगह 3 वेज हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 3 की पावर 9। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कितनी बनेंगी हमारी, 3 की पावर 9, क्योंकि 3 हमारा है, टोटल 9 हमारा है, तो 3 की पावर 9 हमारा आंसर आ जाएगा। इसको बस आप मल्टीप्लाई करके लिख देना 3 की पावर 9 को, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमें जैसे भी पूछ सकता है, हमें तैयार रहना चाहिए। हमें 0 और 1 भी पूछ सकता था, 0 और 1 और 2 भी पूछ सकता था, है ना। अब हल्का सा क्वेश्चन और चेंज करूं, आपका और दिमाग चलाता हूं। अब मैंने हल्का सा क्वेश्चन और चेंज किया, मैंने बोला विद ईच एंट्री, ये भी नहीं है ये भी नहीं है, विद ईच एंट्री 1, सिर्फ एक ही एंट्री है उसमें 1 डाल सकता हूं। ओके, अब बताओ मेरे को क्या आएगा, ध्यान से बताना, बिल्कुल दिमाग वाला क्वेश्चन है ये। सिर्फ अब मैं एक ही एंट्री डाल सकता हूं, जो मेरी एक खाली जगह है ना उसमें मैं सिर्फ एक ही एंट्री डाल सकता हूं, वो है 1। तो बताओ कितने अरेंजमेंट्स आएंगे, कितनी मैट्रिसेस बनेंगी हमारी। मैं जब सारी जगह पे 1 ही डाल सकता हूं, मैंने सारी जगह पे 1 डाला, तो एक ही मैट्रिक्स बन सकती है ना हमारी, ये एक ही मैट्रिक्स बनेगी, और तो मैं किसी जगह कुछ बदल ही नहीं सकता, सारी जगह 1 ही आ रहा, तो मेरी नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी बनेंगी, 1 मैट्रिक्स बस। क्योंकि ये जो मेरी खाली स्पेस है इसको मैं सिर्फ और सिर्फ 1 वे से भर सकता हूँ ना, एक ही वे से। तो मैं क्या करता हूँ, सारे वेज का मल्टीप्लाई करता हूँ, ये भी 1 वे है, एक वे, ये भी 1 वे, ये भी 1 वे, वाला बॉक्स भी 1 वे। तो सारे जब 1 वे का मल्टीप्लाई करूंगा तो इज इक्वल टू आंसर भी तो 1 ही आएगा। अगर आप फॉर्मूले से देखो, अगर आप नॉर्मली दिमाग लगा के देखो, जब मैं सारी जगह 1 ही भर रहा हूं तो मेरे को एक ही तो मैट्रिक्स मिल रही है, और कोई मैट्रिक्स ही नहीं मिल रही। तो जब और कोई मैट्रिक्स मेरे को नहीं मिल रही तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। इसका तो आंसर हमें डायरेक्ट मिल ही रहा है, तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही क्या है परमुटेशंस का। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। दैट्स इट। तो क्वेश्चन 10th हो गया हमारा कंप्लीट।